Good morning, students. Today in this video, we are going to start our chapter number 5 of macroeconomics, that is money. तो मनी जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो तब भी तो ट्रांजैक्शन होते थे, तब भी तो गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे. ठीक है. तो इन द ओल्ड टाइम्स गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था किससे? गुड्स से ही. ठीक है. जब मनी नहीं हुआ करती थी. As stated in the video also, कि cobbler would make shoes and give it to the farmers and the farmer give wheat in return. ठीक है. कि जैसे cobbler ने shoes बनाए और दूसरे farmers ने wheat बनाया. ठीक है. गेहूं. तो आपस में ही ये एक दूसरे को इन्होंने shoes के बदले में wheat को क्या कर दिया? एक्सचेंज कर दिया. ठीक है. तो यानी कि गुड्स को हमने एक्सचेंज किया किस फॉर्म में? गुड्स के उसमें रिटर्न में. ठीक है. तो जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर गुड्स या कॉमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है फॉर कॉमोडिटी, ऐसे सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं. ठीक है. कैसे कैसे इंट्रोडक्शन हुआ मनी का वो हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले आए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, सिक्के. धीरे धीरे करके अलॉय मेटल्स आने लगे. फिर पेपर मनी का इंट्रोडक्शन होने लगा, जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं. जो नोट आप यूज़ करते हैं, 10 रुपये का नोट, 15, 100, 200, है ना, जो आप नोट यूज़ करते हैं, जो पेपर मनी होती है वो, उसी को उसका इंट्रोडक्शन हुआ. धीरे धीरे करके प्लास्टिक मनी आया, जिसको हम लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफ़र कर पाए मनी का. आजकल तो बहुत सारे ऐप्स वगैरह भी आ गए हैं जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जस्ट इन ए सेकेंड्स. गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉनिकली भी आप मनी को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लेकिन बार्टर सिस्टम की अपनी ही कुछ कमी पेशियाँ थी, कुछ खामियाँ थी, जिनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था डील करना. और इसी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ किसका? मनी का. तो एक्चुअल में मनी क्या है? ए थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. कोई ऐसी चीज़ जिसको कॉमनली एक्सेप्टेड किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी. तो एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी. देन हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक दैट इज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको प्रीवियस पेज पे भी बताया है, तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन किया था कि इट इज़ अ सिस्टम इन विच द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता है फॉर द गुड्स. इट्स ऑल्सो रेफर्स टू द CC एक्सचेंज, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज. And then, what is CC economy? CC economy is that economy which is dominated by the barter system of exchange. यानी कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, ऐसी इकोनॉमी को हम लोग CC इकोनॉमी बोलते हैं, यानी कि कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी बोलते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं ड्रॉबैक्स को. ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है? कमियां होना, लिमिटेशंस होना. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम लोग धीरे धीरे करके वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो कि सबसे बड़ी कमी है. ठीक है. देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? एक ही समय पे, ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक इंडिविजुअल नीड्स टू एक्सचेंज द गुड्स विद द some other individual for the satisfaction of their wants, है ना. For example, अगर आप शूज बेचना चाहते हो, ठीक है, तो सामने वाला शूज खरीदना भी तो चाहता होगा ना, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा. या सामने वाला अगर वीट बेच रहा है, तो अगर वो वीट के बदले में शूज ही खरीदना चाहता है, तभी तो एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है. यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कोइंसिडेंस होना कि जो शूज बेचना चाहता है सामने वाला वो खरीदना चाहता हो, और जो वीट बेचना चाहता है सामने वाला वो वीट भी खरीदना चाहता हो. तो ये कम्युनिकेशन होना, सेम लेवल पे इंडिविजुअल एक्सचेंज करना चीज़ों को,
तो ये विलिंगनेस होना बोथ का एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसी चीजें होना डिफिकल्ट है. तो इट इम्प्लाइज दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम when an individual needs to exchange the good with some other goods for their satisfaction of their wants, it's difficult to find someone who is willing to purchase that same good that you are actually to exchange. So it's very difficult. और इसी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ किसका? मनी का. चलिए नेक्स्ट आया लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू. देखिए आज की ज़माने में आप किसी भी चीज़ की कीमत लगा सकते हैं, एक पेन से लेकर के गाड़ी तक. आपको पता होता है कि ये 10 रुपए का पेन है, ये गाड़ी 10 लाख रुपए की है, ये गोल्ड 50 लाख रुपए का है. तो इसका मतलब क्या है? मनी है, इसी वजह से आप उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. लेकिन जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तो ये प्रोसेस करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था कि इस प्रोडक्ट की या इस गुड्स की वैल्यू एक्चुअल में है क्या. तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था तब कमोडिटी की वैल्यू को डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. इसी वजह से मनी आया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया. और मनी के आने की वजह से आप एक्चुअल में वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजिली कि ये कार 10 लाख रुपीज़ की है. ठीक है, कोई एक्टिवा जो है वो 78,000 की है फॉर एग्जाम्पल आज के वैल्यू के हिसाब से. ठीक है, तो इसका मतलब आप वैल्यूएशन कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ मनी. नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्टी ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसका दूसरा नाम फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले के टाइम पे जब बार्टर सिस्टम था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. आप किसी से ना बोरो कर सकते थे, ना लेंड कर सकते थे, ना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो सकते थे फ्यूचर पेमेंट के लिए. लेकिन मनी की इंट्रोडक्शन की वजह से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो. आपको हाउस लोन लेना है आप ले सकते हो, आपको गाड़ी EMI पर लेनी है आप ले सकते हो, आप फ्यूचर पेमेंट करना चाहते हो, फ्यूचर पेमेंट के बेसिस पे कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो आप हर चीज़ कर सकते हो मनी की अवेलेबिलिटी इंट्रोडक्शन की वजह से. आज के टाइम पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ कैश में खरीदें. अगर आपको स्कूटी भी खरीदनी है, अगर आप उसको फाइनेंस कराना चाहते हैं तो आप कुछ डाउन पेमेंट करके उसको EMI में कन्वर्ट करके करा सकते हैं. क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1 ईयर के अंदर अंदर इस पैसे को आपको दे दूंगी, वापस कर दूंगी. तो आपने एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप कंप्लीट हो पाया बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी. नेक्स्ट है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टोर एंड द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था कि आप ट्रांसफर नहीं कर पाते थे. लेकिन इंट्रोडक्शन की हेल्प से, मनी के इंट्रोडक्शन की हेल्प से आप एक्चुअल में मनी को स्टोर कर सकते हैं बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में. अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मनी को तो भी आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र मनी को कर सकते हैं. बट बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था स्टोर करना चीज़ों को, गुड्स को भी. कैटल है, काउ है, वीट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था. इवन आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाते थे गुड्स एंड सर्विसेज को. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी. फॉर्म्स ऑफ मनी में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मनी हैं. सबसे पहले है फाइट मनी एंड फिड्यूशरी मनी. ठीक है, फाइट मनी बेसिकली क्या होता है? देखिए, ऐसी मनी जिसको एक्चुअल में गवर्नमेंट के ऑर्डर से, अथॉरिटी से इशू किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइट मनी. और क्योंकि गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिली हुई है इसलिए नोबडी कैन रिफ्यूज इट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? ठीक है, तो यानी कि जैसे कि आप नोट्स देखते हैं, 10 रुपए का नोट है ना, 200 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, कॉइन्स देखते हैं, सिक्के 1 रुपए के, 2 रुपए के, है ना. तो ये जो कॉइन्स है या जो नोट्स हैं, ये एक तरीके से इशू कौन करता है? गवर्नमेंट इशू करती है. इसलिए एवरीवन इन दिस कंट्री आर लीगली बाउंडेड टू एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फिड्यूशरी मनी पे.
फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या होता है? इन ऐसी फॉर्म ऑफ मनी को भी एक्सेप्टेड किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट नॉट एज ए अथॉरिटी, बट एज ए ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, पेयर और पे के बीच में, ट्रस्ट के फॉर्म में, जैसे कि चेक। क्लियर? चेक भी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग एज ए जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी ट्रांजेक्शन करी और सामने वाले ने आपको 50,000 का चेक बना करके दे दिया, आप उस चेक को जाएंगे बैंक वालों को देंगे तो ऑटोमेटिकली चेक में जो भी अमाउंट रिटन है वो मनी आपके ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी आफ्टर 2 और 3 डेज आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये एक तरीके के ट्रस्ट होता है बिटवीन पेयर एंड पे, यानी कि जो देने वाला है, ठीक है, और जो मनी को ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मनी आती है आपकी फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडेड का मनी एक ऐसी मनी होती है, एक ऐसा फॉर्म है मनी का जो जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, जिसकी कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू है क्या। तो कमोडिटी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपको एक्चुअल में बताती है कि मनी जो है इज मेड अप ऑफ द कॉइन, मेड अप ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यानी कि कमोडिटी की वैल्यू का मतलब है कि अगर वो जो कॉइन है वो एक्चुअल में जो बनने में उसकी कॉस्ट कितनी आई है उसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। ठीक है, लेकिन मनी वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है जो कि उस पर लिखी हुई है। ठीक है, तो मनी वैल्यू वो होती है जो कि एक्चुअल में उस कॉइन के ऊपर या उस पेपर के नोट पर लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपका नोट है, इसके ऊपर अगर 100 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपी, तो आप समझ जाएंगे कि 100 रुपी रिटर्न है, तो ये आपकी मनी वैल्यू है। लेकिन ये 100 रुपए का नोट एक्चुअल में बना कितने में, उसको बनने में जो कॉस्ट आई है दैट इज नोन एज कमोडिटी वैल्यू। जो इस पर लिखी है दैट इज मनी वैल्यू, जितने में ये बनी है दैट इज कमोडिटी वैल्यू। क्लियर? तो चलिए, तो फुल बॉडेड मनी का मतलब क्या होता है? जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इक्वल ही होती है। ठीक है, जैसे कि कॉइन्स के केसेस में मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो व्हेन दे आर इशूड, ठीक है, ए रुपी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए रुपी का कॉइन वॉज मेड अप ऑफ सिल्वर इन द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, एक रुपी का जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो एक्चुअल में सिल्वर का बनता है, ब्रिटिश पीरियड में बना करता था। ठीक है, तो उसकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो मनी वैल्यू के इक्वल ही होती थी, दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी आपकी वो मनी होती है जिसकी मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ग्रेटर होती है, यानी कि जो उस पर लिखा है वो ज्यादा लिखा होता है एज कंपेयर टू जितने में वो बना है। ठीक है, तो यानी कि मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। जैसे कि किसी भी केस में ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये 100 रुपए का नोट ही ले लें, इस पर रिटन है कि ये 100 रुपी का है। ठीक है, यानी कि मनी वैल्यू इसकी ग्रेटर है, लेकिन एक्चुअल ये 100 रुपए का नोट बहुत कम कीमत पे बना होगा, यानी कि इसकी कमोडिटी वैल्यू कम है और जो उसके ऊपर लिखा है मनी वैल्यू वो इसकी ज्यादा है। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज मनी सप्लाई। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मनी सप्लाई बेसिकली है क्या? देखिए, जो भी टोटल स्टॉक है ना मनी का, जो कि लोगों के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक ही कंट्री के लोगों के पास, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास, इंडिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास कितना पैसा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो टोटल स्टॉक है मनी का हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री। ठीक है, तो यानी कि हमारी देश में जितने भी लोग हैं उनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। और क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आया है इसीलिए यहाँ पे इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ना कि फ्लो कॉन्सेप्ट। अब ये क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि मैंने ऊपर बताया स्टॉक ऑफ द पीपल हेल्ड बाय द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल, राइट। तो ये क्या क्या इंक्लूड नहीं करता वो देख लेते हैं। जो स्टॉक ऑफ मनी जो गवर्नमेंट के पास है,
जो स्टॉक ऑफ मनी जो बैंकिंग सिस्टम के पास है, हमारी कंट्री का जो कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम है, यानी कि जो पैसा गवर्नमेंट या बैंक्स के पास है, हमें उसको इस स्टॉक में काउंट नहीं करना। इज दैट क्लियर? बिकॉज क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है और जो हमारा कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो एक्चुअल में प्रोड्यूसर होते हैं मनी के, या फिर कह सकते हैं सप्लायर्स होते हैं मनी के। ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो बैंकिंग सिस्टम है हमारी कंट्री का, वो एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है या सप्लाई करता है किसको? मनी को। ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये 1 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है दैट हु आर द प्रोड्यूसर्स, हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम। तो जो भी मनी हेल्ड की जाती है इन सप्लायर के पास, उसको हम लोग मनी सप्लाई का पार्ट ही नहीं समझते हैं, उसको वैसे ट्रीट ही नहीं करते हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में आपके मनी सप्लाई की कंपोनेंट्स हैं, दैट इज 4 कंपोनेंट्स है बेसिकली, M1, M2, M3, M4, बट जो आपके सिलेबस में है दैट इज M1। ठीक है, M1, तो M1 किससे बना है? मनी सप्लाई M1 किससे बना है? मेजरमेंट 1 है ये आपका, C प्लस DD प्लस OD। अब C क्या है? C मतलब है करेंसी, यानी कि जो भी करेंसी हेल्ड की जाती है बाय द पब्लिक, जो भी करेंसी किसके पास है? आम जनता के पास है, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में हो या पेपर नोट के फॉर्म में हो। तो जो भी करेंसी लोगों के पास है उसको हम लोग C में काउंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल, यानी कि जो भी डिमांड डिपॉजिट है लोगों का जो है कमर्शियल बैंक के पास, उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड डिपॉजिट। यानी कि ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं जिसको आप इजीली कभी भी निकलवा सकते हैं ऐसा पैसा अपने डिमांड पर। ठीक है, विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन द डिमांड। ठीक है, यानी कि डिमांड जो डिपॉजिट्स है पीपल की पब्लिक बैंक के पास, ठीक है, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। का मतलब समझते हैं, यानी कि ऐसा डिपॉजिट जिसको आप इजीली अपनी डिमांड पे या तो विड्रॉ करा सकते हैं या आप ट्रांसफर करा सकते हैं किसी और के अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ओडी। ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स। ओडी का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट्स। तो यानी कि जो भी डिमांड डिपॉजिट्स है बाहर की इंस्टीट्यूशंस का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि IMF, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट्स है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, IMF है दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका जो भी पैसा है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, उसे भी हम लोग अदर डिपॉजिट्स में काउंट करेंगे। देखिए यहाँ पे है भी, देखिए करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट्स, ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया विद द रिजर्व बैंक। ठीक है, तो अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक को आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। ये देखिए अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। तो क्या क्या है? एक तो डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द RBI, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट का पैसा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो पैसा RBI के पास है। ठीक है, यानी कि पब्लिक के जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो पैसा RBI के पास है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, तो उसको भी हम लोग अदर डिपॉजिट्स में काउंट करते हैं। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हो सकते हैं बेसिकली? जैसे कि NABARD हो गया। ठीक है, NABARD कई बार फुल फॉर्म आ जाती है NABARD की, या ईयर आ जाता है NABARD का। तो NABARD की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्रीकल्चर बैंकिंग के लिए बहुत ही स्ट्रांग बैंक है जो कि रूरल क्रेडिट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा RBI के पास है वो भी अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक में आएगा। देन है डिमांड डिपॉजिट विद द RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, यानी कि जो फॉरेन का जो सेंट्रल बैंक है, आप इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात मैंने आपको बताया था।
है ना। लेकिन ये फॉरेन की गवर्नमेंट है या फॉरेन सेंट्रल का जो बैंक का पैसा आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में है, उसको भी हम लोग अदर डिपॉजिट्स विद द रिजर्व बैंक में इंक्लूड करेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स का पैसा है आरबीआई के पास, किसका पैसा? फॉरेन के सेंट्रल बैंक या फॉरेन की गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास रखा हुआ है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, उसको हम लोग अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में इंक्लूड करेंगे। लास्ट है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पैसा आरबीआई के पास है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, उसको भी हम लोग अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई में इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे है कि जो अदर डिपॉजिट्स है वो क्या क्या इंक्लूड नहीं करता। तो डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद द आरबीआई, अभी अभी मैंने आपको स्टेट किया कि इंडिया की जो गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास है उसको इंक्लूड नहीं करना है आपने, क्लियर। लेकिन अगर फॉरेन की गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास है तो इंक्लूड करना है, ठीक है। और डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग विद द आरबीआई, यानी कि हमारी खुद की कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो पैसा अगर आरबीआई के पास है वो आपको इंक्लूड नहीं करना। लेकिन फॉरेन की कंट्री के बैंकिंग सिस्टम का पैसा विद द आरबीआई को आप इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि अपनी खुद की कंट्री का बैंक या अपनी खुद की कंट्री की गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास इंक्लूड नहीं करना आपने, बाकी अन्य का या दूसरे देशों का आप कर सकते हैं, क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सप्लाइज द मनी। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये लिख करके आ सकते हैं कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक है हमारा कंट्री का, दैट इज आरबीआई। कमर्शियल बैंक हेल्प करता है एक्चुअल में सप्लाई करने में मनी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारे देश का? आरबीआई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट है, आरबीआई है। कमर्शियल बैंक सपोर्ट्स एंड द सप्लाइज द मनी विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो कि हम लोग बैंकिंग वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एक्चुअल में 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स यानी कि सिक्कों को इशू करती है, ठीक है। बाकी जो नोट्स हैं, चाहे वो 200 का हो, 500 का हो, 2000 का हो या कोई भी अन्य जो भी नोट्स हैं, उनको इशू करती है आरबीआई। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सारे आ सकते हैं आपके, कि 1 रुपए का जो नोट है उसको कौन छापता है, इशू करता है। तो आप आंसर लिख के आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सारे कॉइन्स को कौन इशू करता है तो आप लिख के आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर आपको बोला जाए कि नोट कौन छापता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, तो आप लिख के आएंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में है कि जो आरबीआई है वो इशू करता है करेंसी को किस बेसिस पर, तो दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। योर आंसर विल बी मिनिमम रिजर्व सिस्टम। वो सिस्टम बना के रखता है मिनिमम रिजर्व का। आरबीआई एक मिनिमम से मिनिमम जो रिजर्व मेंटेन करके चलता है वो 200 करोड़ का मेंटेन करके चलता है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म्स ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आरबीआई कितने का मिनिमम रिजर्व रखता है, तो 200 करोड़ का 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, आउट ऑफ विच 1 करोड़ इज इन द फॉर्म्स ऑफ गोल्ड, यानी कि 115 करोड़ जो है वो किसके फॉर्म में है? गोल्ड की फॉर्म में है। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट इज कॉल्ड बैंक मनी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी 1 मार्क्स में ही ऑलमोस्ट ही डेफिनेशन आती है कि मनी जो कमर्शियल बैंक के द्वारा क्रिएट किया जाती है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक मनी। ये मैंने आपको अभी बताया भी था चेकेबल डिपॉजिट्स जब मैं आपको बता रही थी कि डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है, जो इजीली विड्रॉन हो सकती है डिमांड पर, ठीक है। तो मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक मनी या फिर चेकेबल डिपॉजिट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, जो कि आता है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ द करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, यानी कि जो भी पैसा लोगों के पास है
प्लस में जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास है या जो भी कमर्शियल बैंक का पैसा रिजर्व्स की फॉर्म में आरबीआई के पास है, जब हम लोग टोटल कर देंगे ऐसे पैसों का, उसको हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी पैसा जनता के पास है, आम पब्लिक के पास है, जो भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास है और जो भी पैसा कमर्शियल बैंक का रिजर्व्स की फॉर्म में आरबीआई के पास है, उसे हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। यानी कि चाहे पैसा पीपल के पास हो, चाहे पैसा कमर्शियल बैंक के पास हो, चाहे पैसा आरबीआई के पास हो, टोटल जो करेंसी या कैश को हम लोग लेंगे पूरी होल इकोनॉमी के पास जो है, उसे हम लोग बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी के अलग अलग नाम हैं, दैट इज मॉनेटरी बेस या बेस मनी। आई एम रिपीटिंग अगेन, मॉनेटरी बेस या बेस मनी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट जो है वो इंटर बैंकिंग के क्लेम्स को एक्चुअल में इंक्लूड करता है। इंटर बैंकिंग क्लेम्स आप समझते होंगे, शायद ये डिस्कस किया होगा मैम ने भी, कि जब एक बैंक का दूसरे बैंक्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है, आपस में जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं, तो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट उसको इंक्लूड करता है। ये प्रॉपरली फॉर्म में नहीं आएगा, इट जस्ट दैट 1 मार्क्स में आ सकता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ग्रॉस डिमांड जो डिपॉजिट्स हैं वो इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड करेंगे और नेट डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, नेट जो डिमांड डिपॉजिट है आर टेकन एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, जो एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो नेट डिमांड डिपॉजिट को कंसिडर करते हैं मनी की सप्लाई में। ठीक है, तो इंटर बैंकिंग क्लेम्स आर नॉट डिमांड डिपॉजिट बट दे टेक डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट्स। ठीक है, और टर्म डिपॉजिट क्या होता है, बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा। तो टर्म डिपॉजिट हमारा फिक्स डिपॉजिट्स होता है, डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। ठीक है, जो काफी साल के लिए 5 साल 6 साल 10 साल के लिए करा दिया जाता है फिक्स डिपॉजिट, उसको हम लोग टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर मनी। In case of any doubt, then you can ask. Okay, thank you.